लीजिए सुनिए रबीन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का छठा परिच्छेद मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। उस दिन आषाढ़ के नवीन मेघों से आकाश आच्छन्न हो रहा था। कमरे में अंधकार घनीभूत हो जाने से चारू अपनी खुली खिड़की के पास बिल्कुल झुककर कुछ लिख रही थी। अमल कब दबे पांव पीछे से आकर खड़ा हो गया उसे मालूम नहीं हुआ। बदली के स्निग्ध प्रकाश में चारू लिखती गई और अमल पढ़ता गया। उसके सामने अमल की लिखी हुई दो एक छपी हुई रचनाएं खुली पड़ी हैं। चारू के लिए वे ही एकमात्र रचना का आदर्श थीं। तुम तो कहा करती थीं कि लिखना आता ही नहीं। सहसा अमल का स्वर सुनकर चारू एकाएक चौंक पड़ी। झटपट उसने कॉपी दुबका ली। बोली, तुम्हारा ये भारी अन्याय है। अमल, अन्याय क्या किया? चारू, छिपे छिपे देख क्यों रहे थे? अमल, प्रकट रूप से देख नहीं पाता इसलिए। चारू अपनी रचना फाड़ फेंकना चाहती थी। अमल ने चट से उसके हाथ से कॉपी छीन ली। चारू ने कहा, अगर तुम पढ़ोगे तो तुमसे मेरी जिंदगी भर के लिए अड्डी हो जाएगी। अमल, अगर पढ़ने की मनाही करोगी तो तुमसे मेरी जन्म भर के लिए अड्डी हो जाएगी। चारू, मेरे सर की कसम है लाला जी, पढ़ना मत। अंत में चारू को ही हार माननी पड़ी। कारण अमल को अपनी रचना दिखाने के लिए भीतर से उसका जी फड़फड़ा रहा था, किंतु दिखाते वक्त उसे इतनी शर्म आएगी ये उसने नहीं सोचा था। अमल ने जब बहुत अनुनय करने के बाद पढ़ना शुरू किया तो चारू के हाथ पैर बर्फ से ठंडे पड़ गए। बोली, मैं जरा पान ले आऊं, कहकर चट से वो बगल के कमरे में पान लगाने चली गई। अमल पढ़ना खत्म करके चारू से जाकर बोला, बहुत अच्छा लिखा है। चारू पान पर कत्था लगाना भूल गई। कहने लगी, चलो रहने दो, मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं, दो मेरी कॉपी दो। अमल, कॉपी अभी नहीं दूंगा, नकल करके इसे छपने भेजूंगा। चारू, हाँ छपने तो जरूर भेजोगे, सो नहीं होने का। चारू बहुत गड़बड़ करने लगी। अमल ने भी किसी तरह पीछा नहीं छोड़ा। उसने जब बार बार कसम खाकर कहा अखबार में भेजने लायक है, तब चारू ने मानो बिल्कुल निराश होकर कहा, तुमसे मैं जीत थोड़े ही सकती हूं। जिस बात की मन में ठान लोगे उसे बगैर पूरा किए नहीं छोड़ोगे। अमल ने कहा, भैया को एक बार दिखाना होगा। सुनकर चारू पान लगाना छोड़कर जल्दी से उठ खड़ी हुई और कॉपी छीनने की कोशिश करती हुई बोली, नहीं, उन्हें नहीं सुना सकते। उनसे अगर मेरे लेख लिखने की बात कहोगे तो मैं फिर एक अक्षर भी न लिखूंगी। अमल, भाभी तुम बड़ी भारी गलती कर रही हो। भैया मुंह से चाहे जो कुछ भी कहें, तुम्हारी रचना देखकर बहुत खुश होंगे। चारू, होने दो, मुझे खुशी की जरूरत नहीं। चारू प्रतिज्ञा किए बैठी थी कि वो लिखेगी और अमल को आश्चर्यचकित कर देगी। मंदा और उसमें कितना अंतर है इस बात को प्रमाणित किए बगैर वो न मानेगी। पिछले कई दिनों में उसने बहुत लिखा है और फाड़ फाड़ कर फेंक दिया है। उसने जो भी लिखना शुरू किया वो बिल्कुल अमल सरीखा हो गया। मिलाकर देखा तो कहीं कहीं बिल्कुल अमल की रचना की नकल से ही मालूम हुई, और वही अंश अच्छे हुए, बाकी के मामूली। देखकर जरूर अमल मन ही मन हंसेगा, इस बात की कल्पना करके चारू ने टुकड़े टुकड़े करके उन सब को तालाब में फेंक दिया, कहीं एक आध टुकड़ा अमल के हाथ न लग जाए। पहले उसने लिखा था सावन की बदली, सोचा था भावाश्रु जल से अभिषिक्त एक बहुत अच्छी रचना लिख डाली। सहसा होश आया कि वो तो अमल के आषाढ़ के चांद का दूसरा पहलू है। अमल ने लिखा है, भाई चांद, तुम बादलों में चोर की तरह छुपे छुपे क्यों फिरते हो? चारू ने लिखा था, सखी कादम्बनी, सहसा तुम कहाँ से आकर अपने नील अंचल के नीचे चांद की चोरी करके भागी जा रही हो? इत्यादि। जब किसी भी तरह वो अमल की शैली को न छोड़ सकी तो उसने लिखने का विषय बदल दिया। चांद, मेघ, शेफालिका, इन सब को छोड़कर उसने देवी के मंदिर में शीर्षक एक लेख लिखा। उसके पीहर में वृक्षों की छाया से अंधकारमय तालाब के किनारे काली का मंदिर था। उस मंदिर के विषय में बचपन की कल्पना, भय और उत्सुकता लिए हुए उसकी विचित्र स्मृति थी। उस जागृत देवी के महात्म्य के संबंध में गांव में चिर प्रचलित प्राचीन किंवदंतियां थीं। उन्हीं को लेकर उसने एक रचना लिख डाली। उसका प्रारंभिक भाग अमल की शैली पर काव्याडंबरपूर्ण था, पर कुछ आगे चलकर वो अपने आप ही सरल और गांव की भाषा, भंगिमा और आभा से भर गई। वही रचना अमल ने छीन ली। उसे मालूम हुआ शुरू का भाग बहुत अच्छा हुआ है,
पर अंत तक कवित्व की रक्षा नहीं हुई। कुछ भी हो, प्रथम रचना के लिहाज से लेखिका का उद्यम प्रशंसनीय है। चारू ने कहा, लालाजी, हम दोनों मिलकर एक मासिक पत्र निकालें तो कैसा हो? अमल, बहुत से रौप्यचंद्र के बिना ये पत्र चलेगा कैसे? चारू, हमारे इस पत्र में कोई खर्च नहीं, छपेगा थोड़े ही, हाथ का लिखा होगा, उसमें हमारे तुम्हारे सिवा और किसी का लेख नहीं निकलेगा और न किसी को पढ़ने ही दिया जाएगा। सिर्फ 2 प्रति निकलेंगी, एक तुम्हारे लिए, एक मेरे लिए। कुछ दिन पहले ये बात होती तो अमल मारी खुशी के उछल पड़ता, पर अब गोपनता का उत्साह उसका जाता रहा। अब बिना 10-20 को सामने रखे लिखने में उसे आनंद ही नहीं आता। फिर भी पुराना ठाठ कायम रखने के लिए उसने उत्साह दिखाया। बोला, बड़ा मजा रहेगा। चारू ने कहा, मगर प्रतिज्ञा करनी होगी, अपने पत्र के सिवा और कहीं भी तुम लेख प्रकाशित नहीं करा सकते। अमल, तब तो संपादक लोग मुझे मार ही डालेंगे। चारू, और मेरे हाथ में शायद मारने का कोई अस्त्र ही नहीं है। बात तय हो गई। दोनों संपादक, दोनों लेखक और दोनों पाठकों की कमेटी बैठी। अमल ने कहा, पत्र का नाम रखा जाए चारू पाठ। चारू ने कहा, नहीं, उसका नाम होगा अमला। इस नई व्यवस्था से चारू बीच के कुछ दिनों का दुख भूल गई। उनके मासिक पत्र में मंदा के घुसने का कोई रास्ता ही नहीं, और बाहर वालों के लिए भी रास्ता बंद है। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे उपन्यास नष्ट नीड़ का 6ठा परिच्छेद, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।